नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो एग्जाम होने हैं इस बार वो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, या बोल सकते हैं कि ऑनलाइन होंगे, और उसमें जो पेपर का पैटर्न होगा वो बहुविकल्पी क्वेश्चंस पर आधारित होगा। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। बहुत सारे सब्जेक्ट पहले से ही स्टार्ट हैं। एक दो जैसे मेट्रोलॉजी हो गया 6 सेमेस्टर का, वो एंड भी हो चुका है, खत्म भी हो चुका है, सॉरी सीएनसी खत्म भी हो चुका है, और सारे सब्जेक्ट जो हैं वो लगभग एंड ही होने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के हों, सॉरी फर्स्ट ईयर के हों, चाहे सेकंड ईयर के हों या फाइनल ईयर के हों, आप किसी भी ईयर के हों, आप लोगों को मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी। जो सब्जेक्ट एक दो नहीं स्टार्ट हुए हैं, जैसे फोर्थ सेमेस्टर के एक दो नहीं हुए हैं, तो वो भी मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। जो सब्जेक्ट स्टार्ट है इस टाइम, उन सभी का सिलेबस में 10 तारीख तक हर हाल में खत्म करवा दूंगा, हर हाल में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का आज 5वां चैप्टर है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्य मापन, या फिर बोल सकते हैं वर्क मेजरमेंट। कि हम लोग जो वर्क करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, नॉर्मली हम लोग घरों में जो वर्क करते हैं, या फिर डेली लाइफ में जो वर्क करते हैं, या फिर किसी इंडस्ट्री के बिहाफ पर अगर लें, तो इंडस्ट्री में जो वर्क हो रहा है, तो उसका अगर हम लोग पूर्णतया मेजरमेंट करें, एक एक पूरा अनुमान लगाएं कि किस तरीके से कौन सा वर्क हो रहा है, और कौन सा वर्क कब होना चाहिए, कितने समय में होना चाहिए, कितने मनी के साथ में होना चाहिए, कितने मटेरियल के साथ में होना चाहिए, कितना मैन पावर के साथ में होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम लोग अध्ययन करते हैं, और क्या है कि कार्य को किस तरीके से करना है, इनका भी उसमें अगर इंक्लूड अध्ययन कर लें, तो उसे हम लोग कार्य का मापन कहते हैं। तो आप लोग ये चैप्टर का मतलब समझ गए होंगे। तो इसी पर आधारित मैं कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करूंगा, और ये चैप्टर इन्हीं बहुविकल्पी क्वेश्चंस के साथ में एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा फिनिश। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्य मापन प्रयुक्त किया जाता है। जो आपका कार्य मापन होता है वो किस लिए किया जाता है? पहला है मानक समय निर्धारण, दूसरा है मानक उत्पादन स्तर निर्धारण, तीसरा है ए बी दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पहले ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है मानक समय निर्धारण। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी कार्य कर रहे हैं वो कितने समय में होना चाहिए, प्रॉपर उसका टाइमिंग पहले से डिसाइड कर देना कि ये इतने समय में कंप्लीट हो जाएगा, और इतने समय में आपको ये कंप्लीट करना भी है, तो उसे हम लोग मानक समय निर्धारण कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दूसरा है वो कह रहा है मानक उत्पादन स्तर निर्धारण, कि आपका जो उत्पादन स्तर है वो क्लियर बना, मतलब उत्पादित वस्तु जो है वो अपनी मांग के अनुसार या फिर मात्रा के अनुसार तैयार हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम लोग कार्य मापन के अंतर्गत करते हैं। तो इसका आंसर ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सी नंबर पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समूह के सदस्यों के मध्य कार्य का संतुलन बनाए रखने के लिए किस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो जो आप लोगों की इंडस्ट्री में मैन यूज हो रहे होते हैं, लेबर यूज होते हैं, तो उनके बीच में अगर संतुलन बनाए रखना है, तो उनके लिए हम लोग कौन सा चार्ट बनाकर तैयार करते हैं। तो उनके लिए हम लोग जो तैयार करते हैं वो करते हैं गुणित गतिविधि चार्ट। गतिविधि का मतलब क्या है? मानव की जो गतिविधियां हैं कि किस तरीके से कौन वर्क कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है और कौन खराब कर रहा है, इसी के अनुसार हम लोग उनको प्रलोभन देते हैं या भत्ता देते हैं या फिर पदोन्नति करते हैं। तो ये जो पदोन्नति या फिर भत्ता होता है, ये इंजीनियर के लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है, कि उसे पता होता है कि अगर मैं अच्छा वर्क करूंगा तो मेरा पदोन्नति हो सकती है, या फिर बोल सकते हैं कि हमें प्रमोशन मिल सकता है, और या फिर उसे बोनस मिल सकता है। अगर इसका प्रलोभन किसी को भी है तो वो वर्क अच्छे से अच्छा करेगा, जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी भी है वो भी उच्च होगी, और जो हमारा वर्क है वो भी समय से होगा, और हमारे उत्पादन जो भी है वो भी मेंटेन रहेगा, और फैक्ट्री की रिपुटेशन भी बढ़ेगी। तो बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस चार्ट की सहायता से
उन मशीनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है जिन्हें एक ऑपरेटर ऑपरेट कर सकता है। तो कौन सा चार्ट तैयार किया जाता है जिससे हम लोग मशीनों की संख्या को काउंट करते हैं या ज्ञात करते हैं? तो उसके लिए हम लोग प्रवाह चार्ट को बनाते हैं। प्रवाह चार्ट जो बनाया जाता है उसकी सहायता से ऑपरेटर जो होता है वो अच्छे से कैलकुलेट कर सकता है कि मैं कौन कौन सी मशीन ऑपरेट कर सकता हूँ, किस हिसाब से ऑपरेट कर सकता हूँ। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कार्य मापन की तकनीकी है। कार्य मापन की तकनीकी कौन कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल सही है सभी। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला है नमूनागत विधि, दूसरा है अंकित आंकलन विधि, तीसरा है मानक डेटा संश्लेषण। तो ये सारी विधियां होती हैं जो एक कार्य की मापन की तकनीकियां हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य मापन का सही क्रम है। अगर कार्य को हम लोग माप कर रहे हैं, कार्य की माप ले रहे हैं, तो उसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही क्रम होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूं। सी है ये। पहला क्या है? कार्य का चयन। पहले हमें कार्य को चयनित करना पड़ेगा कि कौन सा हमें वर्क करना है। इसके बाद क्या है? उसका रिकॉर्ड तैयार करना पड़ेगा, किस हिसाब से करना है, कौन सी जगह पर करना है, इसके लिए मनी क्या होगी, लैंड क्या होगी, मैन पावर क्या होगा, इन सभी चीज़ों पर। फिर इसका विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है? उनको उनके बारे में अध्ययन करना, उनका एनालिसिस करना, पूर्णतः उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे भागों में कि किस तरीके से वर्क होगा, कौन सा वर्क कौन करेगा। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग विश्लेषण करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग उसका मापन करते हैं, माप मेजरमेंट किया जाता है, फिर संकलन किया जाता है, उसके बाद में उसे परिभाषित कर दिया जाता है या फिर बोल सकते हैं कार्य को अंजाम दे दिया जाता है। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे। तो 5वें नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समय अध्ययन उपकरण निम्न में से नहीं है। जो आपका समय का अध्ययन करता है वो अवयव नहीं है, वो कौन सा है? पहला क्या है? विराम घड़ी। तो ये विराम घड़ी जो आपकी होती है ये भी क्या है? विराम घड़ी से हम लोग समय का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और संगणक जो होता है ये क्या है? ये भी कैलकुलेशन को करता है। टैकोमीटर क्या है? ये किसी माप को लेता है, डाया को मापता है। तो ये तीनों जो भी उपकरण दिए गए हैं ये समय को मापित नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये अच्छे से नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायल गेज चिन्हों के आधार पर विराम घड़ी है। जो डायल गेज होता है उनमें चिन्हों के आधार पर जो विराम घड़ी होती है वो कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर बिल्कुल करेक्ट, बीसी। बीसी क्या है? दशमलव मिनट विराम घड़ी। और सी क्या है? दशमलव घंटा विराम घड़ी। तो इसके ऊपर वाला भी जो क्वेश्चन है जो हम लोग क्या करते हैं, समय को निर्धारित करते हैं। ठीक है, समय अध्ययन को तो इन्हीं तो विधियों से किया जाता है, तभी उसमें इनमें से कोई नहीं आंसर था। तो इसका डी नंबर ऑप्शन 7 नंबर का बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव मिनट विराम घड़ी का अल्पतमांक होता है। तो 8वें नंबर का जो आंसर है वो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। 0.01 मिनट होता है। जो आपकी दशमलव मिनट विराम घड़ी होती है उसका अल्पतमांक जो है वो 0.01 मिनट होता है। तो आप लोग ये सीधे याद करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इन्हें नोट भी करेंगे। अब लोग इसी में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दशमलव घंटा विराम घड़ी का अल्पतमांक क्या होता है? उसमें क्या पूछा था? मिनट वाली का पूछा था, इसमें घंटा वाली का पूछ दिया है। तो घंटा वाली का होता है 0.0001 घंटा। 3 बार दशमलव के बाद 3 जीरो और 1। तो इसका बी नंबर ऑप्शन 9 नंबर का बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य विधि के आधार पर विराम घड़ी होती है। कार्य विधि के आधार पर हम लोग विराम घड़ी को किन किन भागों में विभक्त कर सकते हैं। तो पहली होती है फ्लाई बैक और दूसरी होती है नॉन फ्लाई बैक। तो ये इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट है। ये दोनों ही ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कुछ समय अध्ययन के कारण हैं। जो समय अध्ययन के कारण है वो कौन कौन से हैं? समय अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं? तो उसका जो
कारण है वो नया जॉब, ये भी होता है, श्रमिक द्वारा शिकायत, ये भी होता है, कम उत्पादन। अगर हम लोगों को क्या है, कम उत्पादन दर मिल रही है, श्रमिकों में शिकायत आ रही है, नया जॉब तैयार करना है, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, समय का अध्ययन करेंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, नोट कटा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से इसे नोट कीजिएगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानक समय है जो आपका स्टैंडर्ड टाइम होता है वो क्या होता है। तो मानक समय आपका जो होता है वो सामान्य समय प्लस समय छूटें होता है। जो आपका सामान्य समय है और उसमें जो समय में छूट मिली हुई है उसे हम लोग मानक समय बोलते हैं। तो आप लोग इसे सीधा याद करेंगे, ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक तुलनात्मक अध्ययन है। जो आपका तुलनात्मक अध्ययन होता है वो क्या होता है। जो आपका तुलनात्मक अध्ययन होता है वो निष्पत्ति मूल्यांकन विधि होती है। निष्पत्ति मूल्यांकन अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसे एक तुलनात्मक अध्ययन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी पेन ले लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निष्पत्ति मूल्यांकन को व्यक्त किया जाता है। जो आपका निष्पत्ति मूल्यांकन होता है उसे हम लोग किस फार्मूले से व्यक्त करते हैं या फिर किससे हम लोग उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रेक्षित निष्पत्ति बटे सामान्य निष्पत्ति इंटू 100। अगर प्रेक्षित निष्पत्ति आपको पता है और उसकी जो सामान्य, प्रेक्षित का मतलब प्रेक्षण में जो प्राप्त हुई है और सामान्य मतलब जो उसकी सामान्यता नॉर्मली थी वो, तो इन दोनों का अगर भाग कर देंगे और उसमें 100 का गुणा करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, निष्पत्ति मूल्यांकन आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी श्रमिक की दक्षता सामान्य श्रमिक की तुलना में 25% अधिक हो तब मूल्यांकन गुणांक होगा। आप लोग इसे कैलकुलेट करेंगे जब, तो इसका जो मूल्यांकन गुणांक आएगा वो आ जाएगा 1.25। कितना आ जाएगा, 1.25। तो आपको ये सीधे ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, यहीं पर आप लोग वैल्यू चेंज कर लेंगे, 50% लेंगे तो यहाँ पर दूना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आप लोग कैलकुलेट करेंगे। वैसे क्वेश्चन यही आपको देखने को ऐसा ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य समय है। जो आपका सामान्य समय होता है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो सामान्य समय होता है वो होता है प्रेक्षित समय इंटू मूल्यांकन गुणांक। जो आपका प्रेक्षित समय होता है और उसका जो मूल्यांकन गुणांक होता है, अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो सामान्य समय आ जाता है। तो आप लोग ये अच्छे से नोट कर लेंगे। 16 नंबर का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी छूट मानक समय पर लागू होती है। जो आपकी कोई छूट है जो मानक समय पर आधारित होती है, वो देखते हैं कौन सी है। तो नीतिगत जो छूट होती है वो सामान्य समय पर आधारित होती है या लागू होती है। तो 17 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है रेशो डिले स्टडी के नाम से जाना जाता है। कोई एक रेशो डिले स्टडी है, उसको हम लोग अन्य और किस नाम से जानते हैं। तो वो होती है कार्य सैंपलिंग। अगर हम लोग किसी भी कार्य का सैंपल ले रहे हैं, सैंपल का मतलब क्या होता है कि अगर एक मास प्रोडक्शन वाली कंपनी है, उसमें बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, तो उसका एक पार्ट को उठा लेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, तो उस पार्ट को हम लोग वो सैंपल पार्ट बोलेंगे। तो इसी को हम लोग ये रेशो डिले स्टडी बोलते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कार्य सैंपलिंग के चरण हैं। जो कार्य सैंपलिंग होती है उसके कौन कौन से चरण होते हैं। तो पहला होता है तैयारी करना। तैयारी की जाती है कि हमें कार्य का क्या है, सैंपलिंग लेनी है। उसके बाद में निष्पादित किया जाता है उसे। फिर क्या है, परिणामों का मूल्यांकन। जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनको जांचा जाता है, उनकी कैलकुलेशन की जाती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 19 नंबर का डी आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कार्य सैंपलिंग के लाभ हैं। कार्य सैंपलिंग के जो लाभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो कार्य सैंपलिंग का पहला लाभ है वो होता है यह एक व्यक्ति द्वारा पूर्ण किया जाता है। जो कार्य सैंपलिंग होती है
वो व्यक्ति द्वारा पूर्ण की जाएगी। भाई कोई भी सैंपल ले रहे हैं तो व्यक्ति ही तो करेगा, मनुष्य तो यूज होगा ही किसी भी काम में। अगला है इसे कभी भी रोका जा सकता है। भाई आपके हाथ में मैन कर रहा है, कभी भी रोक सकते हो, जब मन हो करो, जब मन हो ना करो। अगला क्या है, इसमें समय उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी भी टाइम जो भी बना इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब लोग देखते हैं अपना आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लास्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सैंपलिंग का सिद्धांत निर्भर करता है, जो आपका सैंपलिंग का सिद्धांत होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो पहला दिया गया सांख्यिकी सिद्धांत और दूसरा है प्रायिकता सिद्धांत, तो इन दोनों पर ही ये सैंपलिंग का सिद्धांत निर्धारित करता है। क्यों सांख्यिकी पर क्यों करता है? सांख्यिकी का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने बहुत सारे प्रेक्षण लिए और उनका माध्य निकाल लिया। प्रायिकता क्या है? प्रायिकता का हम लोग मतलब ये समझते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि हाँ एक पार्ट अगर सही है तो सारे पार्ट सही होंगे, तो यही किसी भी चीज की प्रायिकता होती है, अनुमान लगाना ही प्रायिकता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को एक बार कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना कर दीजिए शेयर, क्योंकि उनको भी कुछ लाभ हो जाए और आप तो अच्छे से पढ़ ही रहे हैं। अगर हमारे साथ सारे वीडियोस आप लोग इसी तरीके से देखते रहेंगे तो मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। आपके जो पेपर में आने वाला है वो सब आपको इन्हीं वीडियोस में से देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर हमारे चैनल पर हो नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।